फेवरेट शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो बेटा, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप यूजुअली कैलकुलेटर के ऊपर भी फाइंड नहीं कर सकते। इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पास सिंपल कैलकुलस आपके पास कैसे वगैरह कैलकुलेटर होते हैं, इसके ऊपर ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन बहुत दफा एप्टीट्यूड में पूछ लिया जाता है बच्चे से सॉल्व करने के लिए। अब तरीकेकार क्या होता है कि आपने जो इंटर लेवल में पढ़ा होगा बहुत लंबा चौड़ा मेथड, या तो उसको फॉलो करो या मेरी शॉर्ट ट्रिक। मेरी शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर 2 से 3 मिनट के अंदर आ जाएगा इजीली, और ये बड़ी मजे की ट्रिक है। और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस चीज का? 3x3 के मैट्रिक्स का। ऑब्वियसली एक बड़ा मेथड होता है, हम इसको जल्दी से सीख लेंगे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। अगर हमारे सामने एक मैट्रिक्स है 1 3 3, और कुछ भी ले लो, 1 4 3 ले लो, आसान पहले पकड़ लेते हैं, 1 4 3 एंड देन 1 3 4। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बना दिया, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका क्या लेना है? इसका हमें लेना है एडजॉइंट। अब 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने का तरीका बड़ा लंबा सा है, अगर आपको नहीं मालूम तो बता देता हूं क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और बाहर ट्रांसपोज भी होता है। यानी कि अभी जो हमने कोफैक्टर वाला काम करा है ना, वही कोफैक्टर वाला काम, पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे, A12 की, फिर A13 की, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। वही कोफैक्टर वाला जो अभी हमने सिंपल कोफैक्टर निकालना सीखा, तो बेटा वही काम आप सारे एलिमेंट्स के लिए करोगे। फिर आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज लोगे, फिर कहीं जाके आपके पास 3x3 का एडजॉइंट आता है। एक बहुत लंबा मेथड है, और इसका एक क्वेश्चन भी आया था बहुत पेपर के अंदर। तो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बड़े मजे की है, शॉर्ट ट्रिक बड़े मजे की है। सिंपल, एक दफा मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो। अगर मैं इसी शॉर्ट ट्रिक सिखाने के ऊपर जाऊं तो पहला स्टेप क्या है? एक दफा मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो। एज इट इज लिख दिया, कोई मसले की बात? भाई सर कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या काम करो, अब जो पहली दो रॉज हैं और पहले दो कॉलम्स हैं, उनको गौर से देखो। मैंने क्या कहा? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, एक दफा अपने मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो, फिर पहली दो रॉज और पहली दो कॉलम्स को एज इट इज कॉपी डाउन कर दो। सर क्या मतलब? भाई पहली दो रॉज को नीचे कॉपी डाउन कर दो, पहले दो कॉलम्स को इधर साइड पे कॉपी डाउन कर दो। यानी कि कैसे? ये 1 3 3 1 4 3 1 3 4 एज इट इज। आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, हमने अभी एज इट रहने दिया। जो पहले दो कॉलम्स है ना, उनको एक दफा नीचे दोबारा उतार दो। क्या बन जाएगा? 1 3 3, इधर क्या बन जाएगा? 1 4 3। और जो आपके पास ये पहले दो कॉलम्स आ रहे हैं ना, ये पूरे दो कॉलम्स, इनको आप एज इट इज यहाँ पे एक बार उतार दो। क्या बन जाएगा बेटा? पहले दो कॉलम्स के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 1 1 1 1, सही है ना? 1 1 हो गया। और इस कॉलम में क्या आ रहा है? 3 4 3 3 4। क्या कहा? पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि पहली दो रॉज पहले दो कॉलम्स, पहली दो रॉज पहले दो कॉलम्स को एज इट इज कॉपी कर दो। सही है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो, अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो, जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट आ रहा है फ्रॉम टॉप एज वेल एज फ्रॉम बॉटम, वहां पे एक लाइन खींच दो अब, ताकि आपके पास आसानी हो जाए। अब आपके इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। अब सारा का सारा काम इस चीज का है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि इनको पेयर के अंदर रखो, पेयर का मतलब 4 का सर्कल, ऐसा ना भाई। इनको अगर मैं कहूं इनका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे भाई? सिंपल तरीके से, 4 4 जार 6, 4 4 जार 16 और 3 3 जार 9। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हो भाई? डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 4 4 जार 16 और 16 में से आपका 9 गया, तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहली वैल्यू आपको मिल गई। इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को, इन चार को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन डिटरमिनेंट, 3 3 जार 9 3 4 जार 12, 9 में से 12 निकाले, मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। 9 में से 12 निकालूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 3। फिर इन दो को देखोगे, इन दो में क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9 और 4 3 जार 12, दोबारा 9 में से 12 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 3। अब इन दो को देखोगे, इन दो को देखोगे तो क्या बन जाएगा? 3 1 जार 3 4 1 जार 4, क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 3 में से 4 निकाला, नेगेटिव का 1। फिर इन दो को देखोगे, इन दो के, यानी कि सिंपल डिटरमिनेंट लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। 4 1 जा 4 और 1 निकाल दिया, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का 1। फिर इन दो को देखोगे, 3 1 जा 3 और 1 चला गया, तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ये वाली तो। फिर इन दो को देखोगे, क्या बन जाएगा? 3 1 जा 3 और 1 4, नेगेटिव का 1। फिर क्या बन जाएगा? इन दो का डिटरमिनेंट लूंगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे भी 3 1 जा 3, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। फिर इन दो का डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या बन जाएगा? 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 में से 1 गया, 1 आ गया। एंड यस, ये हमारे पास जो वैल्यू आई इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। ये भी आपके पास ओरिजिनल एडजॉइंट नहीं आया। अभी क्या करेंगे? सिंपल तरीके से हम यहाँ पे अपना ट्रांसपोज लेंगे लास्ट में। लास्ट के अंदर आपने ये काम कर दिया, इसका सिंपल एक बार ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज क्या होता है? रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉस में कन्वर्ट कर देना। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 -1 -1। फिर क्या हो जाएगा?
इस वाली पूरी रो का जो कॉलम लिख दिया जाएगा -310, फिर क्या हो जाएगा -301। ये जो बेटा आपके पास फाइनल आंसर आया है, ये आपका एडजॉइंट आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स का। मुझे बताओ कितना टाइम लगा? विद इन 2 मिनट्स आपका आंसर आया है। विद इन 2 मिनट्स आपका आंसर आया है। क्लियर है ना बेटा? विद इन 2 मिनट्स। तो ये आपकी सबसे कमाल की शॉर्ट ट्रिक होती है कभी भी अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना हो। अभी मैं एक और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, पहले जल्दी से मुझे बताइए सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर समझ में नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं मेरा बेटा। और बाकी बच्चे मुझे बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी से। कोई मसले की बात नहीं अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझने में मसला हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ रैंडमली 1 2 3 और 0 1 4 5 4 1। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दिया। मैं आपसे कहता हूँ इसका क्या लेना है? एडजॉइंट लेना है। कैसे लेंगे एडजॉइंट? सिंपल तरीके से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को एज इट इज एक बार लिख दीजिए। भाई सबसे पहला काम ओरिजिनल मैट्रिक्स एक बार लिख दीजिए, 1 2 3 0 1 4 और 5 4 1। अगला स्टेप क्या है कि भाई पहली वाली जो दो रॉज हैं और पहले वाले जो दो कॉलम्स होंगे हमारे पास, उनको एज इट इज कॉपी डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूं दोबारा से एक बार। मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 0 1 4 5 4 1। सही है। पहली वाली दोनों रॉस को एज इट इज एक बार नीचे उतार देना है। क्या बन जाएगा? 1 2 3। इधर क्या आ जाएगा? 0 1 4। अब जो ये पहले वाले दो कॉलम्स आ रहे हैं उनको एज इट इज एक बार उतार दीजिए। पहला पूरा कॉलम क्या आ रहा है? 1 0 5 1 0। सही है। दूसरा कॉलम क्या आ रहा है? 2 1 4 2 1। अब देखिए मजे की चीज। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आ रही है इधर एक लाइन खींच दीजिए, इधर एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि टॉप आपका जो कॉर्नर आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर, उधर भी और इधर भी लाइन खींच दीजिए। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है मेरा बेटा? बहुत ही आसान चीज है, यहां तक का काम सबसे आसान होता है भाई। अब आप देखो पेयर की फॉर्म में डिटरमिनेंट लेंगे। पहले ये दो चीजें आपस में पेयर बना रही है ना, ये पहली चार चीजें इनका पेयर है, इनका डिटरमिनेंट ले लीजिए। डिटरमिनेंट कैसे लेते हो भाई? सिंपल सी बात है ना, 1 1 और नेगेटिव का साइन फॉर्म लेगा। डिटरमिनेंट क्या होता है? मैंने अभी तो डिटरमिनेंट पढ़ा है आज की क्लास के अंदर। ये डिटरमिनेंट क्या होता है? पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस साइन फॉर्म लेगा, और फिर ये वाली चीजें 1 1 माइनस 4 4 16। क्या बन जाएगा? एक में से 16 निकालूंगा तो नेगेटिव का 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव का 15 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब अगले वाले दो पे जाऊंगा। अब इस रॉ और इस पर्टिकुलर उसका निकाला जाएगा, इन चार का। यहां पे क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 3 12 और 2 1 2। 12 में से दो निकाल दो, क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा मेरा बच्चा। फिर क्या हो जाएगा? इन दो का निकालो। 4 2 4 8, 3 1 3। 8 में से 3 निकाला तुमने, 8 में से 3 निकाला मेरा बच्चा, 5 आ गया। अब अगली वाली उसके ऊपर बढ़ जाओ, इन दो का निकाल लो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और विजुअली नजर आए, समझ में आए। क्या बन जाएगा भैया? इन चार का बन जाएगा। सही है मेरा बच्चा? क्या हो जाएगा? इन चार का बन जाएगा। 4051, 5 4 20, 1 0 0। 20 में से 0 निकाला, 20 बचेगा मेरा बच्चा। फिर क्या हो जाएगा? इन चार के लिए काम करेंगे। 1 1 1, 5 3 15। एक में से 15 गया, एक में से 15 गया तो नेगेटिव का 14। क्लियर है भाई? यहां पे देख लीजिए इन चार का 0 × 3 0, नेगेटिव का 4 1 4। 0 में से 4 निकालूंगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव का 4 आएगा भैया, कॉमन सी बात है। अगली वाली उसके ऊपर चले जाएंगे। क्या करेंगे भाई? अगले उस पर बढ़ जाएंगे। अब इन चार का फाइंड कर लेते हैं। 4 0 0, 5 1 5। 0 में से 5 निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा बच्चा? नेगेटिव का 5 आएगा। क्लियर है ना बेटा? कोई मसले की बात? अच्छा भाई यहां देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 2 10, 4 1 4। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो सिंपल तरीके से क्या आएगा? कौन बताएगा? 6 आएगा भाई, सिंपल सी बात है। 5 2 10, 4। 10 में से 4 गया, क्या आएगा? 6 आएगा। आगे कर लीजिए। 1 1 1 और फिर 2 0 0। एक में से 0 गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है भाई? सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज। बेटा ये जो हमारे पास आंसर आता है ये भी प्रॉपर आंसर नहीं आया, इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो फाइनल इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 15, 20, नेगेटिव का 5। देन ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रॉस और कॉलम कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरी वाली कन्वर्ट करवा देंगे 10, नेगेटिव 14 एंड ऑब्वियसली 6। एंड द थर्ड वन विल बिकम 5 -4 एंड 1। इस तरीके से हमारा फाइनल पर्टिकुलर एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। हमारे फाइनल एडजॉइंट की क्या आ गई बेटा? वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ग्रुप्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, या फिर अगर आपने कभी ग्रुप्स का टॉपिक पढ़ा हुआ हो तो आपको इसका आइडिया होगा। आइडेंटिटी क्या होती है भाई? आइडेंटिटी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट नंबर्स के अंदर डिफरेंट चीजों में एग्जिस्ट करती है।
इसकी अगर मैं बेसिक आपको जनरल टर्म दिखा दूं, आइडेंटिटी होती कौन सी प्रॉपर्टी है कि लेट सपोज मैं ए स्टेरिक ई करूं, मेरे पास आंसर आ जाए ए, यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट ए को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर के अंदर मेरा ओरिजिनल एलिमेंट ए मिल जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और जो ई होता है जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया होता है, ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे फौरन से बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताएं, ऐसे मजा नहीं आएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज मैं टू को मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, वन के साथ, आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो भैया मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू टू थी, जब मैंने उसको वन से मल्टीप्लाई करवाया, जब मैंने उसको वन से मल्टीप्लाई करवाया, तो मुझे आंसर में वापस से मेरी ओरिजिनल वैल्यू मिल गई। तो क्या बन आ गई मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू, जो कि मेरी क्वेश्चन था। यानी कि मेरा वन क्या है यहाँ पे, मेरा वन मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। भाई कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। अगर मैं लेट सपोज आपके सामने लिख दूं 2 + 0, अगेन मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे वापस से आंसर मेरी ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। तो भैया ये जो मुझे ओरिजिनल चीज वापस से मिल गई ना, क्यों मिली, क्योंकि मैंने इसको ऐसी टर्म के साथ इधर ऐड या मल्टीप्लाई करवाया कि मुझे वापस से मेरी ओरिजिनल टर्म मिल गई। तो यहाँ पे जिससे मैंने ऐड या मल्टीप्लाई करवाया, ये तो कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो चीज मुझे मिली ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, दो तरह की नॉर्मली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती हैं। एडिशन के लिए हमारे पास जीरो होती है और मल्टीप्लीकेशन के लिए वन होती है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा, जीरो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप 3 + 0 करो आंसर 3 मिलेगा, 5 + 0 करो आंसर 5 मिलेगा, 99 + 0 करो आंसर आपका ओरिजिनल 99 मिल जाएगी टर्म। और दुनिया की किसी भी टर्म को आप वन से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ओरिजिनल टर्म ही आपको आंसर में मिल रही होती है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा वन होती है, और एडिशन के रिस्पेक्ट से क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, वन, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो मैट्रिसेस के अंदर भी जरा इसका थोड़ा सा यूज होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मैट्रिक्स ए को ऐड करवा दूं जीरो के साथ, मैं मैट्रिक्स ए को ऐड करवा दूं किसी नल मैट्रिक के साथ, मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को अगर मैं ऐड करवा दूं किसके साथ, ओरिजिनल किसी भी नल मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर में मुझे वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अच्छा भाई, अगर मैं क्या करूं, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, इसको आप कह लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो। अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवा दूं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो भैया मुझे आंसर में क्या मिलेगा, वापस से मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली ओरिजिनल मैट्रिक्स जब ए मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है जो अप्लाई हो रही है हमारे नजदीक, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है बेटा। सेम गोज फॉर दी इनवर्स साइड। इनवर्स का टॉपिक क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं इनवर्स के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर ए है, मैं उस ए नंबर को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इनवर्स का जनरल फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं 2 को इसी के इनवर्स से 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊं, तो आंसर क्या मिलेगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। भाई ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है कि आप किसी भी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, आपके पास सिंपल तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो मैट्रिसेस के अंदर भी ये चीज फॉलो होती है बहुत ज्यादा। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए को उसी के ए इनवर्स से क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, मैं किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आंसर में बेटा मुझे क्या मिलेगा, आंसर में मुझे यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर आप कोई भी ओरिजिनल मैट्रिक्स लो, उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लो, उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी हमारे पास, ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सेम गोज फॉर हियर कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपके सामने
2 को उसी के इनवर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल आइडेंटिटी आ जाती है। भाई अगर मैं 2 को -2 से ऐड करवा दूं तो आंसर क्या आएगा, 0। ये 2 क्या है, -2 का इनवर्स है, आंसर क्या आया, 0, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी कहलाती है, ये हमारे पास होती है सिंपल तरीके से मेरा बेटा एडिटिव इनवर्स। क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। इसी बात को अगर मैट्रिसेस के ऊपर समझें तो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसको उसी के इनवर्स के साथ, उसको उसी के इनवर्स के साथ अगर मैं ऐड करवा दूं, इनवर्स का मतलब उसका अपोजिट, उसी के अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को मैं उसी के इनवर्स के साथ ऐड करवा दूं तो आंसर में क्या आ जाएगा मेरे पास, नल मैट्रिक्स, जो कि बेसिकली क्या होगा, आइडेंटिटी होगी मेरे पास। क्लियर है भाई। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, सिंपल तरीके से एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो बड़ी बेसिक से दो एमसीक्यू से जो मैंने आपको हमें कवर करवाए हैं कि भाई इसमें कोई मुश्किल चीज हमने नहीं पढ़ी कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, या आइडेंटिटी क्या होती है कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, या किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। सेम गोज फॉर दी मैट्रिसेस कि अगर मैं अपने मैट्रिक्स को किसी भी नल मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो जाहिर सी बात है नल मैट्रिक्स मेरे मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो मेरा आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और चूंकि मैंने ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाया होगा तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं मैट्रिक्स की। या फिर अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, एक यूनिट मैट्रिक्स के साथ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है 1 ही रहती है, सिंपल तरीके से ओरिजिनल मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अब की बारी में मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। और इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई या ऐड करवा दो, आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, दैट इज नोन एज इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल तरीके से एक मैट्रिक्स ए को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर मेरे पास सिंपल तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मेरा आंसर होगा। और अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दूं आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। So this property is known as additive inverse. This one is known as multiplicative inverse. जल्दी से बताइए कि आपको ये बात क्लियर होती है, हमने बहुत सिंपल सी बात। अच्छा अब जरा करते हैं इनवर्स के ऊपर। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बात बताई थी इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, वही सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, बहुत सी किताबों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल तरीके से इट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करवा देते हैं हमारे पास क्या आता है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है और एक कोई मैट्रिक्स देके भी पूछा जा सकता है कि ए इनवर्स कब पॉसिबल है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के हर स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो अगर वो सिंगुलर ना हो। क्या कहा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जब आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ जाएगी तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है ना बेटा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के अलावा हर मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो हमारी एक छोटा सा एमसीक्यू आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा भाई, और इस प्रॉपर्टी को भी हम सीख भी चुके हैं कि आप a इंटू ए इनवर्स करते हो, a इंटू ए इनवर्स करते हो तो आंसर क्या आएगा आपके पास, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। कभी भी आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो हमेशा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दूं ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के साथ तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सिंपल सी बात हो गई हमारे लिए, कोई मसले की चीज ही नहीं हुई। क्लियर है भाई यहां तक की बात। अच्छा अब जरा मेरी बात देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी जरा देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएं, इक्वेशंस की ऊपर हमसे बात की जाए, इक्वेशंस की सूरत हाल में हमसे बात की जाए, कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि नस साइड पे आया, 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन है 3x प्लस का y प्लस का 7z इक्वल टू के बाद क्या है 4 है। और एक और इक्वेशन में लास्ट ले लेता हूं,
x प्लस वाई प्लस का z इक्वल टू 11। कभी भी आपके पास 3 या 2 इक्वेशंस आ रही हो, आपको वहां से मैट्रिक्स कैसे ड्राइव करते हो? बेटा बहुत ही आसान सा तरीका होता है, इक्वेशन से आप कैसे मैट्रिक्स को बनाते हो। भाई मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आपको इक्वेशन से मैट्रिक्स बनानी है मेरा बेटा, आपको कभी भी इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले चेक करो उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? 3, एक x है, एक y है, एक z है। सिंपल तरीके से आपने मैट्रिक्स का डब्बा बनाओगे, उसके बाद इन वैल्यूज को बारी बारी अकॉर्डिंग टू देयर रोज प्लॉट कर दोगे। भाई ये पहली इक्वेशन है मेरी, ये 3 इक्वेशंस गिवन है मुझे, इनमें से पहली वाली इक्वेशन ये रही। तो भाई अलाइनमेंट वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, बहुत दफा एग्जामिनर आपको पैनिक करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है y पहले लिख दे x बाद में दे दे, या z पहले लिख दे y बाद में लिख दे। भाई आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मैट्रिक्स हमेशा बनाया जाता है कि x पहले आएगा रॉग में, फिर y आएगा, फिर z आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। y का कोफिशिएंट क्या है मेरा बेटा? 3 है। और z का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। इक्वल टू के बाद वाली चीजों को भी छोड़ दीजिए, उनको भी जहन में बताइए। सेम गोज फॉर हियर, दूसरी रो में क्या है? 3 है। दूसरी रो के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है? 3। y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। z के साथ क्या है? ये 7 है। ये z मेरा ऐसे, मैं z है भाई ऐसे बनाता हूं, तो z के साथ क्या है? 7 है। निचली रो में क्या आ रहा है? सबसे नीचे वाली रो के अंदर x y और z, तो तीनों क्या है? 1 1 और 1। तो आपने सिंपल तरीके से अपना मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। अब इक्वल टू के बाद वाली चीजों को देख लीजिए, उनके लिए हम एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। इक्वल टू के बाद वाली चीजों के लिए हम एक अलग मैट्रिक्स बनाते हैं हमेशा। क्या क्या आ रहा है? 1 4 और 1। 11 नहीं है, चलो 1 लिख दो इसको, 1 4 और 1 आ रहा है। अब जरा बात को बड़े गौर से समझिएगा कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है। भाई मैट्रिक्स हमारा बड़ा सिंपल सा है। क्या मैट्रिक्स है हमारे पास? ये सिंपल सा जो मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये बड़ा सिंपल सी चीज है। अब इस मैट्रिक्स को पढ़ते कैसे हैं? आपको याद होगा, इसको मैट्रिक्स मेथड कहते थे हम लोग। आपने जो इक्वल टू से पहले वाला काम किया, जिससे आपने 3 by 3 का मैट्रिक्स ड्राइव किया, इसको आप मैट्रिक्स ए कहते हैं। और ये जो इक्वल टू के बाद वाली चीजें, इसको आप मैट्रिक्स बी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स बी। और एक बीच के अंदर हम अननोन, जितने भी हमारे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, उनको एक अलग मैट्रिक्स में शो करवाते हैं। जो जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे उसको आप कैपिटल एक्स कह दीजिए। ये हम नॉर्मली काम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला काम स्पेशल किस्म के मैट्रिसेस के लिए करते हैं, जो कि मैट्रिक्स मेथड कहलाता है, या क्रैमर्स रूल के अंदर भी कर रहे होते हैं कि हम उनको इक्वेशंस के अंदर से वेरिएबल्स को, इक्वेशन के अंदर से कांस्टेंट्स को, इक्वेशंस के अंदर से कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कि इक्वल टू से पहले वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको एक मैट्रिक्स में बनाते हैं, इक्वल टू के बाद वाली चीजों को दूसरे मैट्रिक्स में बनाते हैं, और जितने वेरिएबल्स आ रहे होते हैं उनको अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा अगर कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दी जाए या ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि नॉर्मल मैट्रिक्स ए गिवन हो, मैट्रिक्स बी ना गिवन हो, यानी कि मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या हो? 0 हो, मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या हो? 0, यानी कि मैट्रिक्स बी गिवन ही ना हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और अगर मैट्रिक्स बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ये एमसीक्यूज बहुत दफा पेपर में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग साइड के ऊपर और आईबीएसईएस साइड के ऊपर भी मैट्रिसेस का टॉपिक क्योंकि ज्यादा आता है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक बात कि भाई अगर आपके पास सिंपल एक मैट्रिक्स आ रहा है, लेट सपोज ये 1 2 1 3 4 7 8 9 2, कोई बंदा आपसे कह दे कि यार बताओ ये जो मैट्रिक्स है ये होमोजीनियस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, नॉन होमोजीनियस को फॉलो कर रहा है, आप सिंपल सी एक बात चेक करोगे, क्या इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आपको एक और कोई मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि 1/3 का? अगर तो नहीं गिवन, इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम होमोजीनियस है। अगर गिवन है, यानी कि इस तरह की कंडीशन के अंदर हम क्या कहलाता है? ये नॉन होमोजीनियस कहलाता है। तो ये दो एमसीक्यूज, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। फिर आपके पास ये बी मैट्रिक्स अगर तो एग्जिस्ट करता होगा, अगर तो आपका बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता होगा, इसका मतलब नॉन इक्वल टू 0 है ना। अगर बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता होगा देन सिंपली मींस कि आपका सिस्टम कैसा है? नॉन होमोजेनियस है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि 0 के बराबर है, देन इट विल बी नोन एज होमोजीनियस सिस्टम। अब क्लियर है मेरा बच्चा? अगर तो आपका बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर है यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन होमोजीनियस है सिस्टम है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या कहलाएगा? नॉन होमोजेनस कहलाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग मेरा। रैंडम प्रॉपर्टीज को मूव करना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो मैट्रिक्स दिए जाएं, लेट सपोज ए प्लस बी, और इनकी पावर में ट्रांसपोज दे दिया जाए, यानी कि मुझसे कहा जाए कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं इंडिविजुअल,
लेट सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, मैं सपोज भी करवा देता हूँ 1 2 0 1, और आपके पास एक मैट्रिक्स बी आ रहा है, इसकी वैल्यू लेट सपोज हमारे पास है 2 1 0 3, सही है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो मैट्रिक्स का आप पहले सम करें यानी कि उनको ऐड करें, और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें। ये चीज बराबर होगी कि अगर आप पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें फिर उसको ऐड करवा दें मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के। हमेशा दोनों चीजें आपस में कंडीशन बराबर होती हैं, कि आप कभी भी दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का पहले सम करके ट्रांसपोज ले लो, या पहले दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके उनको सम कर दो, दोनों चीजें हमेशा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सेम गोज फॉर हेयर, कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करवाने को दिए जाते हैं और पावर में क्या आ जाए, ट्रांसपोज आ जाए, मुझसे कहा जाता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट का ट्रांसपोज लें, तो ये बात बराबर होगी कि अगर मैं अपने इंडिविजुअल मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लूं, उसको फिर सब्ट्रैक्ट करवा दूं किसके, दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर है भाई, ये सिंपल सी लॉजिक। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि बेटा मैट्रिक्स के अंदर आप दो मैट्रिक्स का सम करो वो बराबर आएगा, ए प्लस बी की फॉर्म में करो या बी प्लस ए की फॉर्म में करो। यानी कि मैं दो मैट्रिक्स का सम करना चाह रहा हूं, चाहे मैं ए प्लस बी करके करूं या बी प्लस ए करके करूं, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। आपको ये बात मैंने प्रॉपर्टी कल की क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। अच्छा, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी जो मैंने ऑल्दो पढ़ाई भी है आपको फिर भी बता देता हूं, कि मैं कभी भी ए इंटू बी, दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट निकालूं पहले इस ऑर्डर के अंदर कि पहले वाले मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाऊं या फिर दूसरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई करवाऊं, आंसर सेम नहीं आता। ए इंटू बी एंड बी इंटू ए कभी भी सेम नहीं होता। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आपको हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज अपने जहन में रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी, एक और बड़े मजे की प्रॉपर्टी है कि लेट सपोज मेरे पास तीन मैट्रिसेस आ जाए, मेरे पास एक मैट्रिक्स सी भी आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 0 3 4, 1 0 3 4, जिसको मेरी बात से इख्तलाफ हो वो जल्दी से सॉल्व कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन मैट्रिसेस आ गए, ये प्रॉपर्टी बड़े मजे की कि भाई अगर मैं क्या करूं, पहले जो लास्ट वाले दो मैट्रिसेस आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट ले लूं, यानी कि पहले मैं बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, जो भी रिजल्ट है उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊं, या मैं इसका उलट सीक्वेंस फॉलो करूं कि पहले मैं ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दूं, जो रिजल्ट है उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा अगर आप पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दें और जो भी रिजल्टेंट है उसको फिर जाके ए से मल्टीप्लाई करवाएं, या अपना सीक्वेंस चेंज करके पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवा दें, जो प्रोडक्ट है उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, कौन सी फॉलो करती है, एसोसिएटिव फॉलो करती है। कौन सी करती है फॉलो मेरा बच्चा, एसोसिएटिव फॉलो करती है। कौन सी फॉलो करती है मेरा बच्चा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स हमेशा फॉलो करता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव जॉब, वेरी सिंपल। अच्छा, एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो अक्सर पेपर में आता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स का इनवर्स गिवन है, मैं उस इनवर्स का एक बार फिर इनवर्स निकाल लूं। मेरे पास अगर एक सिंपल तरीके से मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स गिवन है, मैं उस इनवर्स का एक बार फिर इनवर्स निकाल लूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, अगर आपके पास नंबर 2 है, इस नंबर 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। मगर मैं आपसे कहता हूं इस 1/2 का एक बार और इनवर्स लो, ऑब्वियसली सी बात है आपको आपका ओरिजिनल नंबर 2 वापस से मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर हम कहते हैं कि भैया मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर 2 आ रहा है, मैं उसका इनवर्स निकालता हूं, तो इनवर्स तो 1/2 हो जाएगा। मगर मैं कहता हूं इस इनवर्स का फिर इनवर्स निकालो, तो वो ऑब्वियसली ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। सेम गोज फॉर द मैट्रिसेस, क्या आप मैट्रिक्स का इनवर्स लो, उस इनवर्स का एक बार फिर इनवर्स ले लो, तो आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाएगा। अच्छा भाई, सेम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज भी एक फॉलो करता है कि अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज आ रहा हो, मैं उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लूं, मेरे पास मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज आ रहा हो, मैं उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास सिंपल तरीके से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई मसले की बात, जल्दी से क्या कहा भैया, ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स लूं फिर एक इनवर्स लूं तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। और सिंपल तरीके से अगर मेरे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स आ रहा हो, उसका ट्रांसपोज लूं फिर ट्रांसपोज ले लूं ट्रांसपोज का, तो आंसर वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, एक और चीज जो फॉलो करती है हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के अंदर या ट्रांसपोज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज भी है, बेताशा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो,
और इनका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। भाई ये प्रॉपर्टी होती है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपने जहन में काइंडली रखना है। कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लो, सीक्वेंस के अंदर के पहले वाले को लिखा, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवाया, उसका ट्रांसपोज, ये बराबर होता है कि पहले मैं सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, उसको मल्टीप्लाई करवाऊं फर्स्ट वाले के ट्रांसपोज से। भाई ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है? ऑब्वियसली जब आप 10,000 किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर सेम पैटर्न देखते हो तो प्रॉपर्टी आपके पास जनरेट हो रही होती है। तो आप भी किसी भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपको सिमिलर आंसर मिल रहा होगा। अगर आप इसका अपोजिट काम करेंगे कि आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज देखेंगे तो उसके बराबर नहीं आएगा। प्रॉपर्टी आपसे यह कहती है कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका ट्रांसपोज बराबर होता है कि अगर मैं सेकंड वाले मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालूं, उसको फिर मल्टीप्लाई करवाऊं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी कॉमन है, बहुत ज्यादा वाली तो एमसीक्यूज में पूछी जाती है। सेम गोज फॉर हियर, इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं, जो कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल में आईबीएस भी पूछा गया कि अगर मेरे पास ए इंटू बी इंटू सी तीन मैट्रिसेस आ रहे हैं, उनकी पावर में ट्रांसपोज है, ये बराबर होगा किसके? मैंने क्या कहा, कभी भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो, उन पे ट्रांसपोज आ रहा हो, वो बराबर होते हैं कि आप जो लास्ट वाले मैट्रिसेस हैं उनसे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो बराबर होगा किसके? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। यानी कि ये आपस में बराबर होंगे कि अगर मैं पहले तीनों मैट्रिसेस को इंडिविजुअली आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं, जो रिजल्टेंट है उसका ट्रांसपोज निकालूं, ये बात बराबर होगी कि अगर मैं पहले थर्ड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लूं, सेकंड वाले का निकाल लूं, फर्स्ट वाले का निकाल लूं, फिर सेकंड इंटू थर्ड इंटू सेकंड करूं और फिर सेकंड इंटू फर्स्ट करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो सेम आ रहा होगा। सिंपल सी बात है। एक और कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत पेपर में आता है कि मेरे पास अगर के ए की पावर टी आ जाए, ये मैंने क्या लिखा है, के एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है। भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपके पास कोई सिंपल तरीके से एक कांस्टेंट टर्म आ रही है और वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर ट्रांसपोज है, आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई मत करवाएं, हम इस कांस्टेंट टर्म से पहले मैट्रिक्स को डायरेक्टली ट्रांसपोज ओपन करवाना चाहते हो आप, तो भाई देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, उसका कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है, के एज इट इज रहेगा, ये जो ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स के ऊपर लिया जाएगा। क्या कहा? दोबारा सुनिएगा, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिलाऊंगा मैं। आपने बचपन से लेकर आज तक एक बात पढ़ी होगी कि ब्रैकेट के बाद जितनी भी पावर होती है, अंदर जितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है, सब पे अप्लाई होती है। बिल्कुल ऐसी बात है बेटा, मैं भी ये चीज फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, यही कॉन्सेप्ट देता हूँ। मगर माजरत के साथ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, और जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है, तो अंदर जितने मैट्रिक्स होंगे उनपे तो अप्लाई होगी, मगर एक कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म एलरेडी बाहर रहेगी। तो ये एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया, बताया। सेम गोज फॉर हियर, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स आ रहे हो और सिंपल तरीके से उन दोनों मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट मैं निकालूं और फिर उनका इनवर्स करूं, ये समझिएगा एमसीक्यूज क्या है कि पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालूं, ए इंटू बी करूं, जो भी मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए मैं फिर उसका इनवर्स निकालूं, ये बराबर आएगा, बराबर आएगा। मैट्रिसेस की खास बात होती है कि जब जो भी इनके प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू होती है, चाहे वो ट्रांसपोज हो, चाहे वो इनवर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये अपोजिट वे में ओपन होना स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, किसके बराबर होगा? बी इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए ए इनवर्स से, जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए इंटू बी इंटू सी का मल्टीप्लाई करवाने के बाद ट्रांसपोज लो, तो भाई लास्ट से आपके ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवाओगे, लास्ट से अगर मैट्रिसेस को ओपन करना मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। सेम गोज फॉर द इनवर्स कि भाई अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका इनवर्स बराबर होगा किसके? सिंपल तरीके से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, एक और चीज जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अगर कभी भी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो पेपर में आती है, क्या है भाई, अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे इस तरीके का काम कर दूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, और ये मैट्रिक्स ए जाहिर सी बात है, चलो मैं इसको तरीके से लिख देता हूं एक और तरीके से। अगर मेरे पास सिंपल तरीके से एक मैट्रिक्स ए है और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बी प्लस का मैट्रिक्स सी, जाहिर सी बात है चूंकि मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है और अंदर ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी मैट्रिक्स से, तो भाई तरीकेकार यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आप कैसे काम कर रहे हो कि पहले आप मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को आपस में ऐड करवाओ और फिर जो भी आपका रिजल्टेंट वैल्यू है, आंसर है, उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवा दो। ये हमेशा बराबर होगा इसके अपोजिट काम के ऊपर। अपोजिट काम क्या होगा? वही बचपन वाला काम के ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर वाली चीज अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है।
सिंपल तरीके से क्या है, ए बी प्लस का ए सी, यानी कि आप ब्रैकेट वाली चीज का पहले सम कर लो और फिर उसको अपने बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, तो मैट्रिक्स के अंदर वही आंसर मिलेगा कि अगर आप पहले दो मैट्रिक्स और पहले और तीसरे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, जो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दोनों सूरतों में आपको आंसर सेम मिल रहा होगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दुनिया भर के अंदर यही प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज मौजूद है, ब्रैकेट में चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर मैं इंडिविजुअल चीजों को मल्टीप्लाई करवा के ऐड सब्ट्रैक्ट करवाऊं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो भाई ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है सारी की सारी बेटा बिलियन डॉलर्स की हैं, क्योंकि ये पेपर्स के अंदर इनमें से एक ना एक जरूर आपको हेलो हाई करने के लिए आपके जिस भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो उसमें लाजमी आएगी, क्योंकि मैट्रिसेस का टॉपिक ही खत्म नहीं हो सकता जब तक कि आप मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस ना कर लें। जल्दी से मुझे बताएं, ये बात सबको क्लियर होती है? कमेंट सेक्शन में बेटा लाजमी अपनी राय का इजहार करें। ठीक है बेटा, अब हम लोग फाइनली मूव कर रहे हैं अपने सुपर हिट क्वेश्चंस के सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट कहने का मकसद इसलिए क्यों भाई, मैथ्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि भाई अभी तक हमने जो कुछ समझा ना, अब इन सुपर हिट कुछ 15 टू 16 क्वेश्चंस के अंदर रैपिडली इनको अप्लाई करेंगे आज की क्लास तक जो कुछ हमने समझा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है, एक बड़ा मशहूर जमाना क्वेश्चन, नस साइड भी मिलेगा, आईबीएस साइड भी मिलेगा, फास्ट साइड भी मिलेगा। क्या कह रहे हैं, कहता है आपसे बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी खूबसूरत सी बात, आपसे कहता है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहा जाता है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं आपको मैट्रिक्स दे दूं, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी 0 बी ए 0 0 सी, क्या कहा, आपके पास एक सिंपल सा मैट्रिक्स आ रहा है, आपसे कहा जाता है बताओ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे मेरा बेटा। बहुत से बच्चे बेवकूफी क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो कहेंगे कि भाई सर डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको ओपन करवा देते हैं, एक्सपेंड करवा देते हैं, सर आ जाएगा आंसर। नहीं मेरा बच्चा, ऐसी कोई फनकारी आपने नहीं करनी, आपने कोई ऐसी फनकारी नहीं करनी। आपका एक एक टाइम आपके पेपर में बड़ा कीमती है भाई। अगर डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करवाना हो तो बाखुदा में इतनी लंबी क्लास मैट्रिसेस के ऊपर आपकी नहीं लेता। आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद यही था कि आप रैपिडली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मैट्रिसेस के अंदर लोअर ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर बन रहा हो, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में डिटरमिनेंट की डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ योर डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ योर डायगोनल एलिमेंट्स। कि भैया सिंपल तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। सर क्या मतलब, सर बात समझ में नहीं आई, नहीं आई आपकी? भाई देखिएगा जरा गौर से, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाली चीजें जीरो हैं? बिल्कुल है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, अपर ट्रायंगुलर है सर, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाली चीजें जीरो है, तो कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है। तो मेरा बच्चा क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? भैया ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अपर ट्रायंगुलर बन रहा हो, लोअर ट्रायंगुलर बन रहा हो, या स्केलर हो या फिर डायगोनल हो, आपने सिंपल तरीके से क्या काम करते हो हमेशा, कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल उनका प्रोडक्ट आपका डिटरमिनेंट होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन आपका बेटा वक्त कीमती है तो आपने उसको बचाना है। क्लियर है मेरा बच्चा? वेरी गुड। और देख लेते हैं भाई और कैसे सॉल्व करेंगे, और आसानी से चल लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपसे कहा जाता है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। आगे मुझसे कहता है कि भैया अगर मैं तुम्हें मैट्रिक्स दे दूं 1 4 7 2 5 7, या 2 5 8 कर लीजिए इसको, 2 5 8, और आगे आप लिख लीजिए 3 6 9। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। जल्दी से थोड़ा सा टाइम लें और मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। शाबाश, मुझे तमाम बच्चों इसका आंसर चाहिए। क्या कहा मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात करी, मैंने आपके सामने एक रैपिड क्वेश्चन रखा, पास्ट पेपर क्वेश्चन है बेटा। क्या कहा, बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, तमाम सॉल्व करने के लिए दिया खूबसूरत सा क्वेश्चन, और फिर मैंने वेट करा, हो सकता है कोई बच्चा पिक कर सके इस क्वेश्चन क्यों करने के लिए दिया। बेटा अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो मेरा बच्चा, मैं कल की क्लास में डिस्कस तो कर चुका था सिंपल डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर ये सुपर हिट क्वेश्चन में सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन क्यों करवाऊंगा। एक बड़े मजे की चीज तो हम ये सोच सकते हैं ना, कि सर आपने तो डिटरमिनेंट सिंपल निकालना सिखा दिया था, जरूर कोई ना कोई और खास बात होगी तभी तो आप करवा रहे हैं। तो भाई आप तमाम स्टूडेंट ने इसका मुझे सही आंसर बताया, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल मेथड से आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर जीरो आएगा। मगर आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाना नहीं है भाई, वो तो मैं सिखा चुका हूं। आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताना जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, कि भाई कभी भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए ना, एक शॉर्ट ट्रिक चेक करिएगा। अगर कभी भी आप
आपके पास एक स्पेशल काम हो रहा हो कि लेट सपोज मैं इस मैट्रिक्स के अंदर अगर अपना आर रॉ टू में से रॉ वन माइनस करता हूं, अगर रॉ टू में से रॉ वन माइनस करता हूं, अगर मेरे पास रॉ थ्री में से रॉ टू माइनस करने के ऊपर सेम एलिमेंट्स आंसर बनते हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के बराबर होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा। अगर मैं रॉ टू में से रॉ वन माइनस करूं, फॉर एग्जाम्पल भाई रॉ टू की आ रही है 258, रॉ वन की आ रही है 147, तो भाई अगर दो में से एक निकालूं तो क्या बनेगा एक, पांच में से चार निकालूं क्या बनेगा एक, आठ में से सात निकाल दूं तो क्या बनेगा एक, और रॉ थ्री क्या आ रही है 369 और रॉ टू क्या 258, जरा थ्री में से दो निकालिएगा बेटा क्या बनेगा एक, छह में से पांच निकालूंगा एक, नौ में से आठ निकालूंगा क्या बनेगा बेटा एक। जरा गौर से देखिए कि रॉ टू माइनस रॉ वन करने पे जो रॉ बन रही है क्या वो सिमिलर है रॉ थ्री माइनस रॉ टू करने पे, बिल्कुल सिमिलर है। तो भाई आपका एक एक सेकंड कीमती है मेरा बच्चा, इसीलिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और भी मालूम होनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है कि आपके पास कभी भी अगर सिमिलर रॉस बन जाती हैं तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाऊं तो हमारे पास सिंपल तरीके से तमाम ये रॉस क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो इसलिए हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, डायरेक्टली जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करवाने पे जा रहे हैं तो आप एक जल्दी से क्विक नजर मार सकते हैं कि आपका इस तरह का काम हो रहा है नहीं हो रहा, और इस काम को करने में आपको कोई 2 घंटे ही लगेंगे भाई। जितना काम वो सारा लंबा तरीके से मैट्रिक्स को ओपन करने में लगाओगे उससे बहुत जल्दी आप सिर्फ देखते देखते ये एडिशन कर सकते हो, ये सब्ट्रैक्शन देख सकते हो। भाई दो में से एक निकाला एक, तीन में दो निकालूंगा एक, पांच में चार निकालूंगा एक, छह में से पांच निकालूंगा एक, आठ में सात निकालूंगा एक, नौ में से आठ निकालूंगा एक। मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे जो यहाँ पे पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर दो रॉस सिमिलर आ सकती हैं। सिंपल तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। बेटा कॉलम पे भी अप्लाई हो सकती है, क्लियर है भाई, कॉलम पे भी अप्लाई हो सकती है ये शॉर्ट ट्रिक, क्लियर है मेरा बच्चा, क्योंकि सिमिलर कॉलम के ऊपर भी तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है भाई, कोई मसले की बात, वेरी गुड। अच्छा भाई जल्दी से फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कोई मसले की बात नहीं है तो। अच्छा मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज इफ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या आ रहा है मेरे पास, सिंपल सा मैट्रिक्स है भाई, मासूम सा मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है हमारे पास वाई स्क्वायर वाई वन, और नीचे आ रहा है 8 4 एंड 10, उसके नीचे क्या है 9 3 एंड 6। मैं आपसे कहता हूं कि भाई जरा इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए या इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करिए। चलिए मैं इसकी वैल्यू आपको दे दूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 60 है। मैं आपसे कहता हूं बताइए यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर y की वैल्यू क्या है। पहले थोड़ा सा अपना जहन लगाइए, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि एक क्वेश्चन बेटा मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी। जरा कोशिश करिए, हमने थोड़ी सी और बातें समझ ली है ना, जरा कोशिश करिए अपनी थोड़ी सी चीजों को अप्लाई करने की। आपको एक सिंपल सा डिटरमिनेंट गिवन है मैट्रिक्स का 60 के बराबर है, यानी कि इस साइड पे आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है, इस साइड पे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू भी गिवन है। आपसे कहा जा रहा है बताओ y की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सोचिए कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास नीलेश बच्चे का कि सर देखिए अगर हमारे पास कॉमन नहीं आता तब तो सर फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना प्रॉपर मेथड पे। बिल्कुल मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसी बात है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना, मैंने आपको क्या दी। अब जो देखो मैट्रिक्स को यहाँ पे सॉल्व करवाने का मकसद क्या है कि आपको y की वैल्यू चाहिए। देखो अब नॉर्मल बच्चा जो होगा ना वो डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ओपन करना स्टार्ट कर देगा, बट आप नॉर्मल नहीं हो, आप एबनॉर्मल हो जो मुझसे पढ़ लो, सही है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सारी कॉन्सेप्ट्स दे दिए मेरा बच्चा। अब नॉर्मल बच्चा अगर सॉल्व करने पे जाएगा तो मुझे साफ दिख रहा है नंबर्स मेरे बड़े बड़े हैं। मैंने आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या प्रॉपर्टी थी, कभी भी आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन हो, आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन हो, आप उसमें से इंडिविजुअल रॉज वाइज कॉमन ले सकते हो भाई। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा आसान कर लूं भाई, कैलकुलेशन में मसला कहां होता है, कैलकुलेशन के अंदर जब आप मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तभी तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल बनती है। तो अगर आप इस मुश्किल वाले पार्ट को कम कर दो, क्या कैसे कम कर दोगे, कॉमन शॉमन ले लो भाई, डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है ना मैट्रिक्स, क्या कर सकते हो कॉमन ले लो। मुझे साफ दिख रहा है कि रॉ टू के अंदर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है रॉ टू में, और रॉ थ्री में क्या कॉमन आ रहा है, रॉ थ्री के अंदर मेरे पास सिंपल तरीके से थ्री कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन ले लो ना, ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई हुई है। तो इन सुपर हिट क्वेश्चंस के अंदर आपको यही पास पेपर के क्वेश्चंस आपको कॉमन और ये प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉल्व करवाना चाहता हूं कि आपको आइडिया हो सके कि आप दूसरे बच्चे से जल्दी कैसे अपने क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। अब ये क्या बन गया, अब ये ऊपर बन गया वाई स्क्वायर, फिर वाई का वाई वन का वन, बीच वाली रो से क्या कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, टू फोर जार 8, टू टू जार 4, टू फाइव जार 10। नीचे वाली रो से क्या कॉमन आ जाएगा, थ्री थ्री जार 9, थ्री वन जार 3, थ्री 6, यानी कि हमने ऊपर बीच वाली रो से क्या कॉमन ले लिया 2, नीचे वाली रो से क्या कॉमन ले लिया 3। लास्ट क्लास में पूरी प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या था 60 का 60। तो भाई ये नंबर क्या है 3 2 जार 6, 6 के टेबल में 60 कहां पर आता है 10 के ऊपर आता है। अब ये आपका क्वेश्चन निस्बतन आसान बन गया इसको सॉल्व करवाने के लिए। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर वाई वन
इधर क्या है 4 2 5, इधर क्या है 3 1 2, और यहाँ पे क्या है 10 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करवा लीजिए मैट्रिक्स को एक्सपेंड करवा के, तो आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा जल्दी से। कैसे आ जाएगा वो भी समझना चाहते हो वो भी बता दूंगा मेरा बेटा। रॉ कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 आर 4, और चलो लिख भी देता हूं मैं डायरेक्टली, वरना मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करवाने के उसमें था, बट मैं आपको बता भी देता हूँ। माइनस का वाई आ जाएगा, ये कॉलम ये रॉ इग्नोर, क्या बनेगा 4 3 5 2, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 1, और ये 1 जिस कॉलम में जिस रॉ में आ रहा है सब इग्नोर कर देंगे। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 4 2 3 1। फर्दर सॉल्व करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 आर 4। भाई किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर ये वाली बात आपने क्या करी थी। मेरा बच्चा मैंने आपको आसान देहाती जबान में समझाया था, डिटरमिनेंट कैसे लेते हो आप। डिटरमिनेंट लेने का तरीकेकार क्या होता है कि पहले आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हो, फिर माइनस का साइन लगाते हो, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हो। क्लियर है मेरा बच्चा। माइनस का वाई 4 2 8, माइनस का 5 3 15, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 1 4, माइनस 6, क्या बन जाएगा मेरा बेटा वाई स्क्वायर। 4 में से एक 5 चला गया तो क्या बचा माइनस का वाई, फिर क्या हो जाएगा 8 में से 15 गए तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा भैया हमारे पास नेगेटिव का 7, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 7 वाई, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 6 गया। भाई जाहिर सी बात है अगर 4 में से मेरा क्या चला जाएगा 6, तो माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 2, इक्वल टू के बाद क्या था 10 का 10। अब आप फाइनली इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करवा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी मेरा बेटा y की वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं तो आपको ऑप्शंस में आंसर्स भी गिवन होंगे, आपके पास एक खूबसूरत सा ऑप्शन ए होगा, एक ऑप्शन बी होगा, एक ऑप्शन सी होगा, एक ऑप्शन डी होगा। जब आपने इक्वेशन तक का काम कर लिया तो आप जल्दी जल्दी उन ऑप्शंस को इक्वेशन में उठा के पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। जिस ऑप्शन के ऊपर या जिन ऑप्शंस के ऊपर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट ने सॉल्व करके बता भी दिया कि भाई जल्दी से सर y की वैल्यू 3 है और y की दूसरी वैल्यू 4 आ रही होगी। y की दो वैल्यूज क्यों आई हैं, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट कॉन्सेप्ट कि बेटा क्वाड्रेटिक दुनिया में इक्वेशन की जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके आंसर्स आते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर। ये इक्वेशन कैसी बन रही थी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है इसके दो आंसर्स आएंगे। ये बेसिक बातें होती हैं, बेसिक सी बातें। तो आपने सिंपल तरीके से आपने इसको आपके दो आंसर्स आ गए, एक y की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। अगला क्वेश्चन जो आपके साइड पे आ चुका है, आईबीए साइड पे आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहा जा रहा था इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो भाई कैसे निकालोगे इसका डिटरमिनेंट, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। शाबाश, मैं सबसे चाहता हूँ एटलीस्ट अपनी अप्रोच लगाएं, अपना जहन लगाएं। सबसे मैं इस बात चाहता हूँ जो लोग ये बाद में वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे या यूट्यूब चैनल पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि भाई पर्टिकुलर वीडियो को स्टॉप करके बेटा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो तमाम बच्चे आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करने की ट्राई करो। क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद अपनी अप्रोच को अप्लाई करो। खुदारा क्वेश्चन को पहले समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कहा जाता है डिटरमिनेंट लीजिए। उसके आंसर जो आपको गिवन है सारे के की फॉर्म में गिवन है आंसर्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के अंदर। तो इसलिए के तो कॉमन आप अगर निकाल भी रहे हो तो ये सोच भी रहे थे तो भाई मैं पहले बता देता हूँ आपके पास सारे के आंसर्स के की फॉर्म में गिवन है। सेकंड नंबर के ऊपर जो करेक्ट आंसर है मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आप अगर परेशान हो रहे हो, आपका ओरिजिनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या ये है, कैसे आ रहा है भी इंपॉर्टेंट है। भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपके पास ये वाला पूरा कॉलम के का है, ये 2a 2b 2c है, और ये a प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, सी माइनस ए प्लस बी है। अगर तो आपके पास कभी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रॉज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। यहाँ पे कोई भी दो रॉज सिमिलर नहीं है, एक कॉलम खाली सिमिलर है और कुछ सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब तरीकेकार बहुत सारे हैं। अब तरीकेकार ये है कि देखो ये वाली चीज मैं यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकता, मैं इधर से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बट मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कुछ उसका फायदा मुझे मिलेगा नहीं अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखता हूँ। हाँ, मुझे तीसरे नंबर के ऊपर जो तीसरा कॉलम है ना, इसमें कुछ फनकारी करने की जरूरत है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि ये तीनों जो यहाँ पे आ रहे हैं, एक में आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी, एक में आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी, एक में आ रहा है सी माइनस ए प्लस बी। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यार या तो पहली दो रॉस को सेपरेट करवा दूं, और या तीसरी दूसरी को करवा दूं, या दूसरी पहली को करवा दूं। तो भाई सिंपल से मेरे पास ये तो कुछ काम करने की है मेरे पास कि मैं सेपरेट करवा के कुछ टर्म्स बनाने की कोशिश करूं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं लाइन वाइज चलते हुए पहले मैं क्या कर लेता हूँ R2 माइनस R1 कर देता हूँ, R2 माइनस R1 कर देता हूँ, और साथ ही में R3 को R1 से सेपरेट करवा देता हूँ। क्या कहा मैंने, जरा गौर से बात सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई मैं दो काम यहाँ पे कर लेता हूँ। एक काम तो मैं ये कर लेता हूँ कि सिंपल तरीके से R2 माइनस R1 कर देता हूँ, यानी कि सेकंड रॉ को पहले से करवा देता हूँ,
और फिर तीसरी वाली को दूसरी वाली से करवा देता हूँ, यानी कि दूसरी वाली को तीसरी वाली से सेपरेट करवा देता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है कि यार प्लस प्लस की चीजें आपस में नहीं कैंसल आउट करवा के एटलीस्ट मेरे पास कुछ सुटेबल फॉर्म आ जाएगी इन लोगों की, इन लोगों की क्या आ जाएगी, सुटेबल फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहली वाली रॉ में क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, दूसरी रॉ में क्या आ रहा है, ए माइनस बी प्लस का सी। तो अगर मैं R2 को R1 पे सेपरेट करवाता हूं उससे फायदा ये होगा कि मेरे पास एक चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम गोज फॉर हियर, इधर से करवाता हूं दोनों को सेपरेट तो मेरे पास कोई एक आध चीज कैंसिल आउट हो रही होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे डिटर्मिनेंट निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं नेट ओरिजिनल तरीके से डिटर्मिनेंट निकालने पे चाहूं तो बेटा वो भी पॉसिबल होगा, बट ऑब्वियसली उससे मेरा आंसर बहुत बड़ा आने के चांसेस हैं, या उसमें मुझे टाइम कंज्यूम होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको ये वाली शॉर्ट ट्रिक समझ में ना आए जो भी हम करने वाले हैं तो ओरिजिनल मेथड से भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं होगी। बट ये शॉर्ट ट्रिक समझने की जरूरत है किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम R2 को माइनस करवा रहे हैं किससे, R1 से। हम R2 को सेपरेट करवा रहे हैं, R2 को सेपरेट करवा रहे हैं किससे, R1 से। तो भैया क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से जब मैं R2 माइनस R1 करूंगा तो जाहिर सी बात है के तो मेरा फिनिश हो जाएगा, सबसे पहले के से के क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फिर जब 2a माइनस का 2b होगा, क्या होगा, 2a माइनस का 2b हो जाएगा। जब मैं R1 को R2 सेपरेट करवा रहा हूं तो 2a माइनस का क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको एक ही बार उठा के बाहर लिख देता हूं, क्या बन जाएगा, सिंपल a माइनस का b हो जाएगा। और यहाँ पे जब R1 माइनस R2 कर रहा हूं यानी कि R2 सेपरेशन इज फ्रॉम R1, क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस के c को जब मैं सेपरेट करवाता हूं किसके साथ, a माइनस बी प्लस के सी के, सेपरेट करते हुए बेटा आपके तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो a से a तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, b भी क्या हो जाएगा आपस में ऐड, और सी भी क्या हो जाएगा आपस में ऐड। क्या बन जाएगा, प्लस का 2b माइनस का 2c, प्लस का 2b माइनस का 2c। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से 2 को उठा के कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल b माइनस का c। अब यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अब मैं क्या करवाने वाला हूँ भैया, अब सिंपल तरीके से हम लोग अपने R2 को R3 में सेपरेट करवाने वाले हैं। पहले हमने क्या करवाया है, पहले हम लोगों ने R1 माइनस R2 करा है, मैं फंक्शन लिख भी देता हूं। अब हम क्या करवाने वाले हैं, R3 को R2 करवाने वाले हैं, सिंपल सी बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूं तो भाई k से k जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। k से k जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 0 आ जाएगा, R2 माइनस का R3। और 2b माइनस 2c हो जाएगा, जब 2b में से 2c निकालूंगा 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, सिंपल तरीके से b माइनस का c आएगा। और फिर a माइनस बी प्लस सी में से जब c माइनस a प्लस बी माइनस करवाऊंगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई प्लस वाला c माइनस से c को कैंसिल आउट कर देगा, माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। और सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लस बी नेगेटिव बी में हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 2 इंटू ए माइनस का बी हो जाएगा। लास्ट वाली कॉलम रॉ को मैंने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज रहने दे दिया। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं, सी माइनस का ए प्लस का बी। भाई ये वाला स्टेप क्या है, इसको दोबारा समझ लीजिए, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर जल्दी काम करना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल तरीके से क्या करा, हमने अपनी रॉ 1 को रॉ 2 में सेपरेट करवाया, रॉ 2 को रॉ 3 में सेपरेट करवाया। उसके पीछे रीजन क्या थी कि जो मेरे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टर्म्स आ रही थी हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे थे, और उसके लिए हमने सिंपल सा काम करा, हमने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सेपरेट करवाने के लिए हमने ये काम करा कि भाई हमने कुछ एलिमेंट्स को रिड्यूस करवा दिया। चूंकि मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे चारों आंसर्स के की फॉर्म में है, मेरा पहली इक्वेशन भी के की फॉर्म में आंसर था, दूसरी इक्वेशन भी के की फॉर्म में, तीसरी इक्वेशन भी के से स्टार्ट हो रही के की फॉर्म में। तो भाई लास्ट वाली रॉ को इसीलिए हम लोगों ने फर्दर सेपरेट नहीं करवाया, वरना लास्ट वाली को सेपरेट करवा के मैं और आसान टर्म्स बनवा सकते थे। अगर एक और बार सेपरेट करवा देते के कहीं से गायब हो जाता, अगर के गायब हो जाता तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट को ओपन करवा देते हैं। डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करवाएं, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए मुझे के की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी थर्ड रॉ से अपना डिटरमिनेंट एक्सपेंड करवाऊं। क्या करते हैं यहाँ पे अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थर्ड रॉ से अपने डिटरमिनेंट को ओपन करता हूं। डिटरमिनेंट ओपन कैसे होगा भाई, मैंने आपको बात बताई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी कि थर्ड अपनी पर्टिकुलर रॉ से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करवा दूंगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के, ये पर्टिकुलर रॉ ये कॉलम इग्नोर, क्या आई चार टर्म्स मेरे पास, एक आ जाएगी सिंपल तरीके से 2 इंटू ए माइनस का बी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 2 इंटू बी माइनस का सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू बी माइनस का सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 इंटू ए माइनस का बी। अच्छा भाई अब मैं नेक्स्ट उसके ऊपर जा रहा हूँ, नेक्स्ट वाली एलिमेंट माइनस का 2c होगा। अच्छा उसके लिए क्या काम करेंगे भाई, सिंपल तरीके से ये रॉ ये कॉलम इग्नोर, बाकी की चार टर्म्स आएंगी, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, और जो यहाँ पे दो टर्म्स लोगों जाहिर सी बात है दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगी तो वो भी जीरो हो जाएंगी। सेम गोज फॉर नेक्स्ट वन, कि नेक्स्ट मेरी टर्म क्या आ रही है,
ब्रैकेट में आ रही है सी माइनस का ए प्लस का बी, क्या आ रही है सी माइनस ए प्लस का बी। जब मैं इस रो को इस कॉलम को इग्नोर कर दूंगा, इस कॉलम इस रो को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टर्म्स क्या बचेंगे, ये चार, तो ये चार आपस में कैंसिलेशन के ऊपर जीरो जीरो की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वाली चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, टू टू आर फोर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, टू इंटू टू क्या हो जाएगा, अगेन माइनस का साइन डिटरमिनेंट का फोर, और बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि हमने सिंपल से कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। हमारी चॉइस थी यार, आप यहां से ओपन करवाते, वैसे यहां से ओपन करवाते, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई भी कि आपको दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। अगर आप फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट ओपन करवाना चाहते हो वो भी कर लेते आपके पास, तब भी आंसर सेम ही आता, मसला नहीं होता। बट स्टिल मैंने आपसे कहा कि के की फॉर्म में ओपन करें तो बेहतर है, ताकि आप नेगेटिव आने के चांसेस या गलती होने के चांसेस कम से कम हो। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो से ओपन करूंगा तो जाहिर सी बात है इस रो को एक्सपेंड करके मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और फिर सॉल्व करने में मुझे हेक्टिक हो जाएगा काम। तो हमने क्या करा, हमने इसलिए थर्ड रो से यहाँ पे ओपन करा है। अगर आप में से कोई बच्चा परेशान हो रहा है कि सर आपने थर्ड रो से ओपन क्यों करा है, तो बेटा उसके पीछे रीजन यही थी कि अगर मैं ऊपर से करूंगा आंसर उससे भी सेम ही आएगा, बट काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चार एलिमेंट्स होंगे ये वाले बन रहे होंगे अगर मैं थर्ड रो से ओपन करवाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट रो से ओपन करवाता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो उसके पीछे एडवांटेज हमें ये नहीं मिलेगा जीरो जीरो वाला एक, तो क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्वियसली हर दफा ये वाली रो तो इग्नोर कर दी जाएगी, हर दफा हम दूसरे कॉलम्स को दे रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर मसले मसाइल फिर ये आएंगे हमारे पास कि सिंपल तरीके से जो भी हम एलिमेंट्स को एक्सपेंड कर रहे होंगे वहां पे हमें इशू ये आएगा कि भाई हमें इनको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इनको भी लेके चलना पड़ेगा, तो भाई उनको फिर सॉल्व करवाना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में दोबारा से एक जल्दी से एक बार क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा देता हूं बेटा। क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में हमारे पास ये आया था। इस क्वेश्चन को अगर आप ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व करोगे तो बेटा आपके लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा डिटरमिनेंट इसका निकालना। तो मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया कि भाई देखो, ऐसा कभी भी कोई फनकारी वाला क्वेश्चन आ जाए ना, उसके अंदर कोशिश ये करनी है कि आपने रॉस के अंदर एलिमेंट्स को मिनिमाइज करवाने की। ये क्वेश्चन उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। तो हमने यही काम किया। हमने सिंपल तरीके से क्या काम किया कि हमने कहा कि यार इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो माइनस करो। तो हमने सिंपल तरीके से पहले रॉ वन में से रॉ टू कर दी, और फिर रॉ टू में से रॉ थ्री कर दी। उससे फायदा क्या हुआ कि मेरी नंबर ऑफ टर्म्स जितनी रिड्यूस में कर सकता था मैक्सिमम उतनी रिड्यूस हो गई। अब मैंने फर्दर इस वाली रॉ को क्यों नहीं माइनस करवाया था, उसके पीछे रीजन ये थी कि इसको भी माइनस करवाया तो के भी कैंसिल आउट हो जाता। तो ये भी के कैंसिल आउट हो जाता तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बेटा हमारे पास के की फॉर्म में आंसर फिर नहीं आ पाता। तो हमने इस चीज को नहीं करा। और फिर हमने क्या करा, जब मेरे पास ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया तो मैंने इसका सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट एक्सपेंड करवा दिया। और डिटरमिनेंट कहां से एक्सपेंड करवाया, के रिस्पेक्ट से करवाया। के चूंकि थर्ड रॉ में आ रहा था, हमने थर्ड रॉ की रिस्पेक्ट से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करवा दिया और सिंपल तरीके से वो एक्सपेंड हो गया। अब बताइए क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई। हाँ तो भाई तीन से चार जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं मेरा बेटा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में बहुत ही मलाई क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपको लगना चाहिए मेरा बेटा। क्या कह रहा है, इफ टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दिस मैट्रिक्स इज द डिटरमिनेंट इज डैश। तो बेटा कभी भी दुनिया के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के दो रॉज या दो कॉलम सिमिलर आ जाएं तो ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, हमेशा जीरो के बराबर होता है। और ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो के बराबर होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तमाम बातें हम सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक सिंपल मैट्रिक्स आ जाए और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मुझे सॉल्व करना है, तो भाई ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा। भाई देखिए, आपके पास कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, कभी भी स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे कभी भी मैट्रिक्स आ रहे हो हमारे पास, तो हम सिंपल तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वही मेरे पास डिटरमिनेंट होता है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए इंटू ए क्या बन जाएगा, सिंपल ए क्यूब बन जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ए क्यूब के बराबर होगा। अगला एमसीक्यू देखिएगा, बड़ा मजे का है। कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास इफ ए आई जे यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से हमें माइनर रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, या सिंपल सी हमसे बात की जा रही है किसी मैट्रिक्स के रिलेटेड। क्या कहा जा रहा है, इफ ए आई जे यानी कि ऑर्डर गिवन है, रिप्रेजेंट दी एम मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि मुझे मैट्रिक्स के कोई भी रॉ कॉलम के रिस्पेक्ट से बात कर दी जाए और कहा जाए कि भैया ये तुम्हारे मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल A33 हो गया, A32 हो गया, A45 हो गया, यानी कि कोई भी चीज नंबर आ जाए जो कि हमारे मैट्रिसेस को डिफाइन कर रहा हो। आई क्या होता है रॉ और जे क्या होता है कॉलम। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, यानी कि देखो अगर तुम्हारे कभी भी मैट्रिक्स का सिंपल तरीके से तुम्हें कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, क्वेश्चन की यहां तक की बात क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ हो
और उस मैट्रिक्स में से हम कोई ith रॉ या jth कॉलम डिलीट कर दें, खत्म कर दें, उड़ा दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन था 1 2 1 3 4 5 6 7 8। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से हमने अपने मैट्रिक्स में से कुछ स्पेसिफिक रॉज एंड कॉलम्स को डिलीट कर दिया। कहता है अब जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि अब जो आपका मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। कहता है कि भाई अगर तुम्हारा मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, या इसको n मल्टीप्लाई बाय n भी कह सकता है एग्जामिनर, कोई मसले की बात नहीं, यानी कि ऐसे भी लिख सकता है कि भाई अगर तुम्हारा एक सिंपल तरीके से ऑर्डर मैट्रिक्स का आपके पास m इंटू एन आ रहा है, अब अगर तुम्हारी ith टर्म और ith रॉ और jth कॉलम को डिलीट कर दिया तो भाई क्या होगा। जाहिर सी बात है यार, मेरे अगर मैट्रिक्स में से कॉलम को तुमने या रॉ को तुमने डिलीट कर दिया तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें एक रॉ और एक कॉलम कम होगी ना भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास ये 3 by 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, इसमें से मैं ये कॉलम और ये रॉ डिलीट कर दूं तो भाई मैट्रिक्स जो रिमेनिंग होगा खाली 2 by 2 का बचेगा ना मेरा बेटा। सिंपल सी बात है। तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा m-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 का, या अगर n इंटू एन गिवन था तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू n-1 आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहा दोबारा सुन लीजिए कि अगर मैं आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रखता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई तुम्हारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये डिफाइन कर रहा है रॉज और कॉलम को, और अगर मैं तुम्हारे मैट्रिक्स में से एक रॉ को और एक कॉलम को डिलीट कर दूं तो अब बताओ तुम्हारा ऑर्डर क्या होगा। जाहिर सी बात है मेरे ऑर्डर में से एक रॉ और एक कॉलम कम हो जाएगी भाई, और क्या होगा, यानी कि m इंटू एन जो मेरा ओरिजिनली नॉर्मली ऑर्डर होता है उसमें से एक रॉ और एक कॉलम जब डिलीट हो गई, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस मैट्रिक्स को डिनोट करवाने का तरीका क्या है, m-1 इंटू n-1। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। और ऐसे मैट्रिसेस के अंदर ऐसे एलिमेंट जो हमने डिलीट करवाए उनको कहते हैं क्या है, इनको कहते हैं माइनर एलिमेंट। क्या कहते हैं, माइनर एलिमेंट। तो बेटा ये भी एक दफा एमसीक्यूज में आ गया था कि जिन पर्टिकुलर आपने रॉस को और कॉलम्स को डिलीट करवाया उनको कहते क्या है, माइनर एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है भाई, क्या कहा दोबारा सुनिएगा, सिंपल सी लॉजिक दे रहा हूं। आपसे कहता हूं कि भैया तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम्हें दिया हुआ है, अगर मैं तुमसे कह दूं कि भैया ये रॉ ये कॉलम डिलीट कर दो, जैसे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स था, मैंने यहां से रॉ और एक कॉलम खा गया, तो अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचा जाहिर सी बात है वो 3 by 3 से कम का है। क्यों कम का, क्योंकि मैंने उसमें से एक रॉ एक कॉलम हटा दिया। तो अगर ओरिजिनली मैट्रिक्स 3 by 3 का था, मैंने एक रॉ भी कम कर दी, कॉलम भी कम कर दिया, तो अभी मैट्रिक्स किसका बन जाएगा, 2 by 2 का बन जाएगा ना। तो सेम ही एमसीक्यू आ रहा है कि भाई m इंटू एन का ऑर्डर था, एक कम हो गया, रॉ से भी कॉलम से भी, तो क्या बन जाएगा m-1 इंटू n-1। और ऐसे मैट्रिसेस कहलाते क्या है, माइनर। ऐसे मैट्रिसेस के जो डिलीटेड पार्ट होते हैं क्या कहलाती हैं, माइनर एलिमेंट कहलाते हैं। जल्दी से बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत दफा ये आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको आईबीएस साइड भी मिलेंगे, नस साइड भी मिलेंगे, एनईडी साइड भी मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर सकते यूजुअली। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 by 3 का, क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 के ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या है, 3 by 3, रॉज भी 3 है, कॉलम भी 3 है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, अगर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, तो बताओ ऐसा मैट्रिक्स जो कि इस मैट्रिक्स का डबल हो, जो इस मैट्रिक्स का क्या हो, डबल हो, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। वो तमाम बच्चे जिनके जहनों में आ रहा है सर आंसर 4 होगा, तो बेटा बिल्कुल गलत बात है ऐसी। अगर इतना आसान क्वेश्चन होता मैं क्यों सॉल्व करने के लिए देता, इतना आसान क्वेश्चन होता मैं क्यों आपसे कहता कि आप सॉल्व करें। क्लियर है, तो बेटा आंसर इस क्वेश्चन का 4 नहीं है। 4 लगा के मेजोरिटी बच्चे आते हैं इसलिए उनको आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट डबल हो इसका, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट या जो इस मैट्रिक्स का डबल हो। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि डिटर्मिनेंट का डबल है, आपसे कहा जा रहा है मैट्रिक्स का डबल है। ये डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर का मतलब क्या है कि भैया ये 2 जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है जिस मैट्रिक्स का डबल हो, जो इस मैट्रिक्स का ट्वाइस हो, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। क्या आसान तरीका है भाई, सिंपल सा। वैसे मैं इसको 2 तरीकों से सॉल्व करवा सकता हूं इजीली, मगर आपको आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 गिवन है,
आपको क्वेश्चन जो सिंपल मैट्रिक्स का गिवन है कितना गिवन है 2 का। तो भाई अगर इस 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर, अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो मुझे 2 गिवन है, मैं इसके ऊपर अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाना चाहूं, तो भाई मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ सके मैं आपके सामने लिख भी देता हूं जल्दी से मैट्रिक्स को बना के, और फिर आपसे पूछता हूं कि मैट्रिक्स आपको समझ में आया नहीं आया। सर ये क्या काम कर दिया आपने? मेरा बेटा मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दिया जो कि जाहिर सी बात है इस डिटर्मिनेंट 2 वाले मैट्रिक्स का होगा। भाई मैंने आपसे यही बात कही ना, कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स आपका जो होता है, या ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर क्या हो हमारे पास जीरो होता है, तो वहां पे डायरेक्टली डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट के। तो भाई मुझे ये तो नहीं पता कि डिटर्मिनेंट 2 का ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या होगा, बट जो उसका मोस्ट सुटेबल मैट्रिक्स था मैंने वो बना दिया। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया जिसका डिटर्मिनेंट 2 आ सकता है, यानी कि इस प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों क्या रखे हैं, 0 0 रखे हैं, सही है ना। तो भाई अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लेके चलूं, और ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 2, तो अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, क्योंकि हमें 2 इंटू ए का आंसर चाहिए था। अगर मैं 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो मैं अपने इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को क्या कर पाऊं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 2 आर 4, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इस 1 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, इधर क्या है 0 है, इधर क्या है 0 है, इधर भी आ जाएगा 2। अब जब मैं इस 2a वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, तमाम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 2 आर 8 और 8 2 आर आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो बेटा एक तरीका जो ओरिजिनल मेथड है, टेक्निकल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तो ये है। सर 2 सबसे क्यों कर रहे हैं सर, एक रो या एक कॉलम से होगा ना। मेरा बच्चा क्या बात कर रहे हो भाई, आपके पास जो 2 है कंप्लीट मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कंप्लीट मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं गिवन है आपको मेरा बच्चा, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको। क्लियर है, पहले तो आप इस चीज को क्लियरिफाई कर ले। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, आसान तरीका जो नॉर्मली टीचर्स सॉल्व करवाते हैं, वो क्या होता है कि यार देखो आपको क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है क्या 3 का, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है क्यूब, सही है ना, आप सॉरी स्क्वायर यानी 2 गिवन है, आपको एक ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि उसका ऑर्डर क्या है 3, उसका डिटर्मिनेंट क्या गिवन है 2। तो भाई मैं अगर सिंपल तरीके से इस पावर 3 को 2 का क्या मान लिया जाए, इस पावर 3 को 2 का पर्टिकुलर में पावर कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ये ए बेसिकली मेरे पास जो आएगी ये ए की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, जिसको उठा के जब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डालूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या बात कही दोबारा सुनिएगा, मैंने आपको एक छोटी सी एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि किसके बराबर है 2 के बराबर है, ऑर्डर गिवन है 3/3 का, आपसे लेट सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिटरमिनेंट मांगा जाता है 3a का, कैसे सॉल्व करोगे भाई, जो भी आपको पर्टिकुलर यहां से अगर आपको किसी तरीके से a की वैल्यू मिल जाए तो उस a की वैल्यू को आप यहां पे डाल सकते हैं, है ना भाई। अभी आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है उसके पावर में ये ऑर्डर सपोज कर लिया जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2 की पावर 3 इस a की वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने अपने ऑर्डर को डिटरमिनेंट की पावर बना देता हूं हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स a की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, सिंपल तरीके से 3 का 3 एज इट इज यहाँ पे 8 डाल दिया जाएगा, तो 3 इंटू 8 करूंगा तो मेरे पास 3 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होगी। बताइए बेटा क्वेश्चन क्लियर होता है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात। तो भाई तो सर इस क्वेश्चन पे कैसे होगा, तो भाई मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन इसलिए करवाया ना मेरा बच्चा, इसको जरा देखिए भाई, आपके पास यहां से ए की वैल्यू क्या आई, आपको ऑर्डर क्या गिवन है, आपको ऑर्डर गिवन है 3 का, आपको ये इस तरह का एक और मेथड है, सेम आंसर आपको निकाल के देगा। आपको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू का गिवन है 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, उसको लाके इस ए की वैल्यू में पुट करवा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा सिंपल 16 हो जाएगा, तो यही तो हमारा आंसर था। तो भाई इस
पर्टिकुलर मैट्रिक्स से सॉल्व करें, इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करें या इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करें, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। मैंने आपको पहले ओरिजिनल मेथड बता दिया कि ओरिजिनल मेथड क्या होता है। भाई ओरिजिनल मेथड के अंदर मुझे डिटरमिनेंट गिवन है तो मेरी मर्जी है डिटरमिनेंट को कैसे भी सॉल्व करूं। भाई डिटरमिनेंट अगर मुझे एग्जामिनर ने दिया हुआ है ना, ये वाला काम अगर आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सर आपने ये मैट्रिक्स कैसे बनाया, आपको कैसे पता चला लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल जीरो थे, आपसे किसने कही थी ये बात, क्या आपको ये बात एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिखते हुए बताई थी क्या ऐसे करना है? नहीं मेरा बच्चा, आपके बिल्कुल दुरुस्त है, आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आने हैं। भाई मुझे डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जब मुझे डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट को खर्च कैसे करना है उसके अंदर मैं खुद कफील हूं, उसके अंदर मुझे गाइड नहीं कर सकता, कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर एग्जामिनर ने मुझे डिटरमिनेंट ए का 2 गिवन है तो भाई मेरी चॉइस है उस डिटरमिनेंट 2 को ऐसे लिखूं जिसके ऊपर मेरा ये डिटरमिनेंट 2 प्रूव हो रहा हो। तो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मौजूद था कि भाई कभी भी आपके पास अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की वैल्यूज अगर जीरो हो तो डायगोनल जो आपके पास डायगोनल का प्रोडक्ट होता है डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो मैंने मैट्रिक्स ऐसे जानबूझ के सोच के डिजाइन करा कि यहां से मेरे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाए 2 आ जाए, और ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि भैया ये इस तरह के किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। सही है ना? तो हमने चूंकि अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमने सिंपल तरीके से मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। एक चीज जो आपके जहन में आ रही है, मैं बेटा उसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सर आपने तो कहा था कि हमारे पास जो भी पर्टिकुलर नंबर होता है वो अंदर वाले तमाम की तमाम चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सर ये यहाँ पे रॉज और कॉलम से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? सर ये सिर्फ रॉज से या सिर्फ कॉलम से क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ? मेरा बेटा उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये आपको जो गिवन है ये मैट्रिक्स गिवन है, ये डिटर्मिनेंट नहीं गिवन। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये भी सिंपल मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट निकालने वाला मैट्रिक्स होता, फिर वो किसी 2 से मल्टीप्लाई होता, तब तो हम एक कह सकते थे। यानी कि मेरे पास ये सिंपल अगर तरीके से ऐसा मैट्रिक्स होता जिसके ऊपर मुझे सॉल्व भी करना होता डिटर्मिनेंट के लिए, भाई मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो मेरी ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल सारी जीरो आ रही है, तो इसलिए मुझे कोई इतना इशू नहीं था इसके अंदर। हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करा उस वाली। भाई प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी, कब अप्लाई करनी, अगेन अपनी आसानी के लिए वो आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मेरा बच्चा? तो मैं इसको डिटेल में गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो 2 है ये सिंपल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डिटर्मिनेंट लेना है। जो मेरा 2 है ये सिंपल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कि भाई हम सिंपल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करा, तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तमाम रॉज और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है मेरा बेटा? मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इसके अंदर आपने इस ट्रिक से आंसर 24 आया है, और जब मैं यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर 54 आ रहा है। बेटा कैसे आ रहा है जरा गौर से सोचिएगा। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट मेरा 2 के बराबर है, मैं इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मेरा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अच्छा सही कह रहे हो, सही है, 3 आ जाएगा, फिर ये भी 3 आ जाएगा। सही है, सही है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। देखो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। तो भाई इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही होगी, उसके लिए आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक मेथड है ना, ये तो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ये नॉर्मली शॉर्ट ट्रिक मेथड हर एक पे अप्लाई हो रहा होगा। बट अगेन ये जो क्वेश्चन था ये मैंने अपने पास से दिया था, ये बिल्कुल ये मेरे पास से था, तो जरूरी नहीं है कि इसको वेरीफाई कर रहा हो यूनिवर्सल हो, बट ये शॉर्ट ट्रिक भी यूनिवर्सल ही होती है, तो इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मैंने अपने पास से क्वेश्चन दिया था, इसलिए हो सकता है इसमें अप्लाई हो रहा हो। तो जो क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली जरूरी थोड़ी उसके ऊपर 99% अप्लाई हो। तो भाई प्रॉपर मेथड मैंने आपको इसलिए कन्वे किया है कि आप प्रॉपर मेथड के ऊपर सॉल्व करें, और मैंने आपको साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि आपने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगेन मैंने यहाँ पे ऑल्दो देखा नहीं है कि क्यों इसका इशू आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि भाई मेरा डिटरमिनेंट जो मैंने लिया वो इतना हैवी ना हो कि इस ऑर्डर के ऊपर वो बैठ सके, कि ऑर्डर 3 के ऊपर डिटरमिनेंट 2 का देन आंसर में अगर मैं आप निकाल रहे हैं तो मुझे नहीं आइडिया किस वजह से वो नहीं आ रहा, और 3A अगर मैं फाइंड करना है। क्लियर है भाई? तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो किस वजह से गलती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो बाकी चेक कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है भाई? कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, अब कोई परेशानी की बात जल्दी से बता सकते हैं मुझे आप लोग। जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर प्रॉपर्टीज कब अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टीज कब अप्लाई नहीं करनी, ये कैसे पता चलेगा? भाई देखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये आपके ऊपर है, आपने कब अप्लाई करनी है कब नहीं करनी। आप सिंपल तरीके से भी डिटरमिनेंट निकालोगे आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मैंने कल भी ये बात क्लियर करी थी, मैं आज भी बात क्लियर करता हूँ। प्रॉपर्टीज पढ़ाने का आपको मकसद ये है कि भाई प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो भाई अगर आप अपना काम आसान बनाना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हो। बहुत सी प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रहेंगी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए, क्या डिटरमिनेंट मैंने, आप इजीली मेथड के ऊपर चले जाओगे, आप बोलोगे यार नॉर्मल मेथड ज्यादा बेहतर है। हाँ प्रॉपर्टीज जैसे बेसिक रॉज एंड कॉलम्स कॉमन होने वाली, आपके पास जीरो होने वाली कंप्लीट रॉ या कंप्लीट कॉलम के ऊपर,
वो प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं यूनिक जो आपको याद रहती है, उनको अप्लाई भी कर रहे होते हो, वरना प्रॉपर्टीज आप यूजुअली आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए मालूम होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने कब अप्लाई करनी, कब अप्लाई नहीं करनी, आई होप कि मैंने इसको तरीके से आपको क्लियर कर दिया। अब बताइए बेटा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तैयारी करो बेटा, लाजमी बैठ के प्रैक्टिस मटेरियल्स को सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और आप अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करें जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेक्चर्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन करें और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को गेन करें। अच्छा, अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा मैट्रिसेस का, स्पेशली जो नर्स साइड के बच्चे होंगे उनके लिए वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का एक टॉपिक होता है हमारे पास, और हमारे पास कुछ इकोलॉन फॉर्म्स के टॉपिक होते हैं छोटे छोटे से, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो नर्स के बच्चे होंगे उनके लिए होगा। जो आईबीएस साइड के बच्चे होते हैं या एनईडी साइड पे अप्लाई कर रहे होते हैं सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए, उनके लिए वो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक नहीं होता। क्लियर है भाई? तो एक लेक्चर मैट्रिसेस का इंशाल्लाह नस्ट के बच्चों के लिए जरूर होगा, बट आईबीए वाले बच्चों के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी बात पे बस आज की क्लास को एंड करेंगे कि आपको जो भी आप कॉन्सेप्ट लें इंशाल्लाह उसको इजीली पिक करें, उसको इजीली समझें और ज्यादा से ज्यादा बैठ के प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा वो कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकलता जाएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग।